So there's a term aesthetic gynecology and regenerative gynecology. लेमैन में या थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड टर्म में हम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी भी कह सकते हैं। ये एक थोड़ा सा नया ही कॉन्सेप्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एस्थेटिक एस्पेक्ट की बात करते हैं। कई फीमेल्स, आई हैव माई सेल्फ पर्सनली मेट फीमेल्स हु आर नॉट वेरी हैप्पी विद द कलर ऑफ देयर वल्वल एरिया। रीजेनरेटिव में जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का। गायनेकोलॉजी में अभी रिसेंट में कौन से एडवांसेस आए हैं एंड सम एडवांसमेंट्स जो फ्यूचर में आप देखना चाहेंगे? एडवांसमेंट्स तो डेफिनेटली, जैसे हम इनफर्टिलिटी की भी बात करें, ये भी एक एडवांसमेंट था, अब उसका बहुत एक बूम आ गया है। इसके अलावा जो एस्थेटिक एंड रीजेनरेटिव गायनेकोलॉजी है, ये एक अपकमिंग ब्रांच है। और क्या मैं देखना चाहूँगी, तो मैं तो वापस ही जाना चाहूँगी। हाउ NCDs are on the rise because of the lifestyle changes. डाउटफुल लग रहा है, आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। बहुत कुछ नहीं है, या तो मैमोग्राफी होगी विच इज़ द एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, और अल्ट्रासाउंड होगा। काफ़ी हद तक उसमें ये आ जाता है। वुमेन्स हेल्थ एक काफ़ी मेजर इशू है आज की डेट में, जहाँ पे ज़्यादातर वुमेन उनको या तो एड्रेस नहीं करती हैं या तो रिलक्टेंट होती हैं उसकी तरफ। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर गीता राय, हु इज़ अ वेल रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट विथ ओवर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने हर लेवल पे काम करा है, आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, एम्स हो, और इवन इन कॉर्पोरेट सेटअप। आज उनसे हम जितना जान पाएंगे एक वुमेन के हेल्थ के रिगार्डिंग, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। अगर आप लोग के भी कोई क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको कमेंट सेक्शन में हमें पिन कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, एंड हम बेस्ट करेंगे अपना ट्राई कि आपके क्वेश्चंस को भी हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में एड्रेस करें। अगर ये पॉडकास्ट आपके लिए इंसाइटफुल होता है, नॉलेजेबल होता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कंसिडर करें, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर पॉडकास्ट। डॉक्टर गीता राय, थैंक यू सो मच, आपने जो है इनवाइट एक्सेप्ट करा, एंड वेलकम टू द अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। एंड हाउ आर यू? आई एम गुड। एक तो आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो थोड़ा सा जो है लग रहा है डर कि मार्क्स ना कट जाए इस पॉडकास्ट के। सो आज का जो हमारा एपिसोड का टॉपिक है वो है वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड। सो उसके पहले मैं आपको आपकी जो MBBS लाइफ रही है, पोस्ट MBBS लाइफ रही है, रेसिडेंसी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप अगर डिस्क्राइब कर पाएँ थोड़ा सा। तो MBBS लाइफ इज़ मोर ऑफ एकेडमिक्स, क्योंकि आप लेक्चर्स अटेंड करते हो, आपको आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, बुक्स होती हैं, बहुत सारा आपको पढ़ना होता है। पोस्ट MBBS लाइफ, चाहे आप उसे पोस्ट ग्रेजुएशन कह लें या रेसिडेंसी कह लें या इवन वर्क फील्ड कह लें, इट इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकल थिंग। जो भी आपने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करना है और कैसे पेशेंट ट्रीट करना है, जो भी आपने 5 साल 5.5 साल पढ़ा है। सो दैट इज़ द डिफरेंस आई कैन कोट बिटवीन द MBBS लाइफ एंड पोस्ट MBBS लाइफ। जो कॉलेज में है हमको सिर्फ एकेडमिक्स सिखाए जाते हैं ना, पेशेंट्स को आपको कैसे डील करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे आप? हाँ, ऑफ कोर्स MBBS में जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा स्पून फीडिंग होता है, क्योंकि आपको सब कुछ बताया जा रहा होता है, आपको लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे होते हैं। क्लिनिकल्स में भी आपको जब पोस्टिंग्स हो रही होती है तो आपको पेशेंट दिखाया जा रहा होता है, पेशेंट से कैसे आपको हिस्ट्री टेकिंग जो है वो सिखाया जा रहा होता है। तो वो मोर ऑफ एकेडमिक्स एंड स्पून फीडिंग इज़ MBBS। एंड पोस्ट MBBS, वॉट एवर इट इज़, पोस्ट ग्रेजुएशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, एवरीथिंग इज़ एप्लीकेशन। जो आपने जो भी सीखा है उसको कैसे अप्लाई करना है वो होता है, और वो उसमें आपका इंडिविजुअल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही किताब को पढ़ के आप उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करके अलग तरीके से अप्लाई करोगे, और मैं उसे अलग तरीके से समझूंगी और अलग तरीके से अप्लाई करूंगी। इसीलिए हर इंडिविजुअल डॉक्टर अलग होता है, क्योंकि उसकी अपनी एक्सपीरियंस ऑफ एकेडमिक्स एंड खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसमें जुड़ के वो एक ट्रीटमेंट प्लान बनाता है। ओके, तो पर्सनल जो आपका एक्सपीरियंस रहता है वो भी काफ़ी मैटर करता है। Yes. ओके, सो सिंस आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, तो आज के जो हमारे सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसी से रिलेटेड रहेंगे। सो सबसे बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें, तो वाई शुड अ वुमन विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, एंड कौन सी एज से उनको जाना चाहिए, एंड हाउ ऑफन विजिट करना चाहिए? ओके, सो ऐसा कोई बहुत सेट प्रोटोकॉल नहीं हम बता सकते कि हर साल जाना चाहिए सिंस you are born, like since you are born till whatever age 70-80, but definitely कुछ एक लैंडमार्क्स होते हैं लाइफ में एज अ फीमेल, जहाँ आपको मिलना चाहिए, ओपिनियन या डिस्कशन करना चाहिए, एंड whatever then you feel right,
शुड फॉलो। तो जैसे अगर आप कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है फीमेल हेल्थ रिलेटेड, तो रादर देन डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड और योर मौसी मामी, इट्स बेटर कि आप किसी भी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट से मिल के उसके बारे में बात कर लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो जो ट्रीटमेंट आपको दें आप फॉलो करें, जो भी बोलें, पर किसी भी जो अड़ोसी पड़ोसी या जो मतलब जिसको नॉलेज नहीं है आप कह सकते हो, उससे सलाह लेके फॉलो करने से बेटर है कि आप एक्सपर्ट से मिल लें, तो कभी भी इन लाइफ। देन ऑफ कोर्स अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी यू शुड मीट द गायनेकोलॉजिस्ट फॉर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की कुछ प्रॉब्लम है जो भी उसका पार्ट ऑफ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग है उसके लिए। देन ऑफ कोर्स जब भी प्रेगनेंसी है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप खुद ना ट्रीट करें, मीट द एक्सपर्ट। एंड देन 40 years इज ए लैंडमार्क वेयर यू शुड, इवन आपको उसके पहले कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही हो, बट 40 इज द लैंडमार्क वेयर यू शुड मीट द एक्सपर्ट। कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी तक शायद नहीं कर रहे थे और उससे हमारी लाइफ में कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, बट पोस्ट 40 देयर विल बी सम चेंजेस इन योर बॉडी जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। सो यू हैव टू मीट द डॉक्टर, फॉलो सम एडवाइस, एंड देन आप अपने आप को परेशानी से शायद बचा पाओ या थोड़ा कम परेशान हो फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। ओके, सो आपने जैसे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की बात करी, सो व्हाट इज इट एंड कितनी इंपॉर्टेंट होती है बोथ फॉर मेन एंड फॉर वुमेन एज वेल? हाँ, एब्सोल्युटली, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट बिकॉज इन अ कंट्री लाइक आर्स जहाँ पे हेल्थ केयर इन ऑल ही बहुत ज़्यादा हम उसके बारे में नहीं कंसर्न रहते हैं, तो इसीलिए प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एक एलियन कॉन्सेप्ट लगता है कि क्या है मतलब, लेकिन अवेयरनेस नहीं, यस, कम है उससे कम है। रिलेटेड। बट हाँ, धीरे धीरे चेंज आ रहा है जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि बिफोर कंसेप्शन। तो अब सवाल ये है कि बिफोर कंसेप्शन मिलके करना क्या है और उससे क्या ही होगा। तो बिफोर कंसेप्शन मिलके ये करना है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग लाइफस्टाइल, सब कुछ बदल रहा है। आप पिछले 50 साल पहले से अगर आप कंपेयर करोगे तो दुनिया अपसाइड डाउन ही लगेगी। तो ऐसे ही हमारी एज ऑफ कंसेप्शन बदल रही है, हेल्थ ऑफ फीमेल्स बदल रही है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो एवरीथिंग इज हैविंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी इंक्लूडिंग ओवरीज, सो द इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में हम एज अ कपल, ऑफ कोर्स ये दोनों की होगी, हस्बैंड वाइफ दोनों की, एज अ कपल उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर कोई मेडिकल कंडीशंस उनकी फैमिली में हैं जो हमें वारंट करती है टेस्टिंग, सो हम उन्हें टेस्ट एडवाइस करते हैं। अदरवाइज फोलिक एसिड एक ऐसी मेडिकेशन है जो आइडियली प्री कंसेप्शनली लिए जानी चाहिए ताकि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। तो वो बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस अभी तक कोई उन्हें ले नहीं रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो हम हर पेशेंट को ये मैं बताती हूँ कि अगर अभी नहीं सही, 6 महीने बाद ही सही, साल भर बाद ही सही, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो यू हैव टू टेक फोलिक एसिड 3 months आइडियली बिफोर कंसेप्शन, नहीं तो 1 महीने पहले तो लेना ही है। अब हो ही गई प्रेगनेंसी तो जब आए, जब जागे तभी सवेरा, तो फिर तब स्टार्ट करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का, एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट है कि बच्चे तो सदियों से पैदा हो रहे हैं, लेकिन सदियों से हम नहीं थे, सदियों पहले हम नहीं थे, हम आज हैं। तो आज हम जब प्रेग्नेंट होंगे तो हमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। अगर आप वर्किंग हो, आपकी वर्क जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, सिटिंग जॉब में है या बहुत ज़्यादा रिगरस फिजिकल एक्टिविटी, तो उसके हिसाब से यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, योर बॉडी हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये सब पार्ट है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का। ओके, सो लाइक जो बोथ एक्सट्रीम्स है, लाइक काफ़ी ज़्यादा सेडेंटरी भी और काफ़ी ज़्यादा अगर आप ओवर वर्किंग हो, yes. फिजिकल लेबर आपका ज़्यादा है। Yes. ओके, सो कमिंग बैक, हम थोड़ा सा टॉपिक में वापस मैं थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करूँगा। तो अगर समवन इज़ हेजिटेंट कि पहली बार गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ जा रहे हैं, है ना, तो हाउ कैन शी प्रिपेयर हर सेल्फ? No, there is no need to prepare yourself. You just have to consider it as a necessity. The problem which I feel among the females is कि वो ये एक ऑप्शनल थिंग है लाइफ में, यू नो। तो फ्रेंड से पूछ के हो जाता है, गूगल करके भी हो जाता है, आप इंस्टा खोलिए तो आपको एक टॉपिक पे करोड़ों रील्स मिल सकती हैं आजकल। तो बिकॉज वो बहुत ईजी है, एट अ फोन क्लिक, तो वो ईजी ऑप्शन को
मतलब ज़्यादा ह्यूमन नेचर ना, तो वो आप ज़्यादा करोगे अपने कंफर्ट जोन में, तो डॉक्टर के पास जाना, टाइम निकालना बहुत ही एक करेजियस जॉब लगता है, एक बहुत हिम्मत, लेकिन ऐसा नहीं है। यू हैव टू कंसिडर इट एज अ नेसेसिटी कि आपको एक ऑथेंटिक सही सलाह आपके हिसाब से मिलेगी। आप रील देख रहे हो, वो करोड़ों लोग और भी देख रहे हैं, किसको सूट कर काफी रही है, जनरलाइज उसमें यस, दिया जाता है। इंफॉर्मेशन होती है। एट टाइम्स इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो, और इट मे बी रॉन्ग फॉर यू, इट मे बी नॉट राइट फॉर यू। तो आपके लिए क्या सही है, क्या आपके एज अ पर्सनलाइज्ड जो ओपिनियन, जो गाइडेंस है वो क्या है, वो आपको आपके डॉक्टर से मिलके ही मिलेगा। बिकॉज ये है कि सभी का जो लाइफस्टाइल है वो अलग है, एब्सोल्युटली। सभी का जेनेटिक्स अलग है, सभी का जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो अलग हैं। तो आई गेस एक ऑथेंटिक आपके हिसाब से जो एक प्लान बनता है यस। वो काफ़ी नेसेसरी है। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ है, तो आई गेस इससे काफ़ी मेजर जो अभी डिजीज़ निकल के आ रही है दैट इज़ PCOD एंड PCOS। सो कैन यू प्लीज़ लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन द टू एंड लाइक एक्सप्लेन कि होता क्या है एक्चुअल में? पीसीओडी पीसीओएस दोनों सेम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बेटर टर्म इज ऑफ कोर्स सिंड्रोम बिकॉज इट्स अ सिंड्रोम, लेकिन दोनों सेम ही बात है, दोनों में। थोड़ा सा आप डिजीज एंड सिंड्रोम एक्सप्लेन कर हाँ, पाएंगे? इट इज़ नॉट डिजीज, मतलब पहले हम उसे डिजीज कहते थे, पर अब वो डिजीज से बेटर टर्म सिंड्रोम है, बिकॉज इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली एवरी टाइम अ डिजीज। नाउ आई एक्सप्लेन थोड़ा सा कि होता क्या है पीसीओडी। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन रहे हैं, तो सिस्ट बन के वो क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे और क्या ट्रीटमेंट चाहिए, क्या मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, यही सारे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें बेसिकली हो यह रहा है कि बिकॉज ऑफ चेंज इन द मेटाबॉलिज्म, या बहुत ही लेमैन में अगर मैं बोलूँ कि बिकॉज ऑफ द स्लो मेटाबॉलिज्म, एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो ओवरी हर महीने ओव्यूलेट करती हैं वो ओव्यूलेट नहीं करती हैं। सो द बेसिक प्रॉब्लम इज कि ओवरी से हर महीने ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। अब अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे बात ये समझ में आती है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो हाँ, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिंड्रोम है वो हो क्या रहा है, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, और ओव्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट मेंसेस के लिए, तो नेक्स्ट मेंसेस भी नहीं हो रहा है। सो द प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम इज इरेगुलर मेंसेस, या नहीं ही आ रहा है मेंसेस, बहुत दिनों तक नहीं आ रहा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी हो सकता है। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, तो सम हाउ देर इज डिसबैलेंस, और एंड्रोजन लेवल्स एक फीमेल में, एंड्रोजन जो कि एक मेल हार्मोन कहा जाता है, एंड्रोजन लेवल्स एक फीमेल में जितने होने चाहिए उससे बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से मेल जो फैक्टर्स हैं वो आ सकते हैं, लाइक इंक्रीज्ड फेशियल हेयर्स और बॉडी हेयर्स, एक्ने हो सकता है, थोड़ा चेंज इन बॉडी बिल्ड हो सकता है, मस्कुलाइन बिल्ड हो सकता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, जिसमें ज़्यादा कॉमन डेफिनेटली एक्ने और इंक्रीज्ड फेशियल एंड बॉडी हेयर्स होता है। तो ये एक साइन हो सकता है। एंड थर्ड इज़, अगर कभी अल्ट्रासाउंड कराया जाए ये सोच के कि PCO है, या फिर रैंडमली ही कराया जाए, तो ओवरी में बहुत सारे छोटे 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 ऐसे सिस्ट देखने को मिलते हैं, जिसे हम नेकलेस पैटर्न भी कहते हैं, कि ऐसे जैसे मोतियों का हार हमारी ओवरी के अंदर दिख रहा हो, ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। तो अगर इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में से भी, इरेगुलर मेंसेस, साइंस ऑफ हाइपर एंड्रोजनिज्म, या ओवरी के ऐसा पिक्चर अल्ट्रासाउंड में नेकलेस पैटर्न, इन 3 में से कोई भी 2 हमें देखने को मिलता है, तो हम उसे PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कह सकते हैं। फिर इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि ये PCOS क्या सभी को मतलब अगर है तो क्या सभी को इससे बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी, क्या सबको इसका ट्रीटमेंट लगेगा, और क्या ये परमानेंटली ट्रीट हो भी सकती है कि नहीं। तो PCOS एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, और एक तरीके से ऐसा कहा जाए कि बहुत हद तक एक मिसअंडरस्टूड एंटिटी है। अभी बहुत सारी गर्ल्स हमारे पास जब आती हैं तो ऐसा लगता है कि एपिडेमिक ऑफ PCOS हो चुका है, सभी को PCOS हो रहा है, क्योंकि सभी की ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पैटर्न मिल रहा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पैटर्न इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट क्राइटेरिया फॉर PCOS। जैसे मैंने कहा 3 में से अगर 2 हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पैटर्न अकेला अगर है, इट इज़ नॉट PCOS। देन इट डिपेंड्स ऑन योर एज।
व्हाट इज़ योर एज। तो अगर आपकी जब भी मेंसेस शुरू हुए हैं, जैसे हम मिनार्की कहते हैं, वहाँ से लेके 8 इयर्स तक ये कुछ भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, ये रीसेंट स्टडीज़ में हमें पता चला है कि पोस्ट मिनार्की 8 इयर्स तक जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है ये मैच्योर ही हो रहा है। सो देयर इज़ नो सेट पैटर्न। जैसे छोटा बच्चा, उसका सूसू का कोई पैटर्न नहीं होता, because the system is not matured. Yes, it is absolutely the same with the HPO axis. So whatever was the age of menarche, वहाँ से लेके 8 साल तक हम उसे जोड़ लें, और उस एज तक कोई रूल अप्लाई नहीं होता, उसे उसके हाल पे छोड़ दें, अनलेस एंड कि देयर इज़ टू मच ऑफ ब्लीडिंग या सब बहुत ही कुछ परेशानी हो गई है। छोटे मोटे वेरिएशंस को हम इग्नोर कर देंगे। देन कम्स द स्टेज जब हमें डिसाइड करना है कि वेदर इट इज़ PCOS और नॉट, तो इट इज़ पोस्ट 8 years ऑफ योर एज ऑफ menarche। वहाँ से फिर हम ये रूल अप्लाई करेंगे, दो अगर कोई भी क्राइटेरिया है, शी मे बी PCOS और शी मे बी एट रिस्क ऑफ PCOS इफ वन ऑफ द फैक्टर्स इज प्रेजेंट। तो अब हमने डिसाइड कर लिया हाँ PCOS है फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या करना है? लाइक जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होने चाहिए, मैनेजमेंट। सो देन कम्स कि द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, it is a metabolic syndrome. So the problem is with the metabolism. So the solution is with the metabolism. So you have to increase your metabolism. So the primary treatment for PCOS is increased physical activity. No matter whether you are overweight or you are underweight. Like there are cases of lean PCOS, there are cases of ओबीस PCOS। तो जिनका वेट ज़्यादा है उनको ये बात समझ आती है कि वेट कम करेंगे और PCOS ठीक होगा, बट जो पतले लोग हैं, कई बार अंडर वेट हैं, दे आर इवन नॉट हैविंग द नॉर्मल BMI, उनको भी PCOS है। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू वेट, इट इज़ रिलेटेड टू योर मेटाबॉलिज्म। वट एवर इज़ योर वेट, योर मेटाबॉलिज्म इज स्लो, सो यू हैव टू डू इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, जिसके भी बहुत सेट क्राइटेरियाज है कि हर रोज़ आधे घंटे की आपको मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ये इसका बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इसके बाद दवाई लेनी है कि नहीं, हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं, ये सब कुछ आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करेगा। दैट इज़ वाई आई सेड मीट द एक्सपर्ट, बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम, हाउ मच इज़ योर प्रॉब्लम, हाउ मच यू आर कंसर्न अबाउट योर प्रॉब्लम, फिर वो डिसाइड होगा। हाँ, एक्सरसाइज सब पे अप्लाई होता है। ओके, सो लाइक काफ़ी जो है अभी इंसिडेंस बढ़ रहा है जैसा आपने कहा, तो हाउ कैन समवन डायग्नोज कि या कैसे शो कर सकते हैं कि हाँ आई मे बी एट द रिस्क? हाँ, डेफिनेटली अगर ये मैं कहूँ कि एवरी गर्ल इज़ एट रिस्क ऑफ PCOS तो बहुत गलत भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ आर चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स। नाउ एवरी गर्ल जो भी इस एज ग्रुप की है, एडोलेसेंट हम जिसे कह सकते हैं कि फ्रॉम 13 टू मे बी 18, 19, 20, दे आर अंडर द प्रेशर ऑफ स्टडीज़। जो भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप बहुत हद तक अनलेस अनटिल यू आर एक्टिवली इनटू स्पोर्ट्स, एवरीबडी इज़ ऑन देयर वर्ज ऑफ सीडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि सब बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो हाँ, एवरीबडी इज़ एट रिस्क ऑफ PCOS। फिर आता है कि एक्चुअली एट रिस्क ऑफ PCOS, तो हाँ, इन 3 में से जैसे मैंने कहा कि अगर साइकिल्स बहुत ही इरेगुलर हो रहे हैं, या कुछ इंक्रीज फेशियल हेयर्स हैं, या किसी वजह से कराई गई अल्ट्रासाउंड में ओवरी में सिस्ट आ रहे हैं, तो यू मे बी एट रिस्क ऑफ PCOS। देन ऑफ कोर्स यू हैव टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, दैट इज इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी। ओके, सो लेटली लाइक मैं जो है थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, तो देयर इज अ टर्म एस्थेटिक गायनेकोलॉजी एंड रीजनरेटिव गायनेकोलॉजी। तो लाइक थोड़े नए टर्म्स हैं, तो आप प्लीज़ उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, एस्थेटिक एंड रीजनरेटिव गायनेकोलॉजी, जिसे लेमैन में या थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड टर्म में हम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी भी कह सकते हैं, ये एक थोड़ा सा नया ही कॉन्सेप्ट है, नॉट मोर देन अ डिकेड ओल्ड। तो इसमें हम जैसे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, प्रसूति एवं स्त्री रोग ये है, तो या तो प्रेगनेंसी होगी तो वो हमारे पास आएंगी, या उसको कोई फीमेल को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, तो ही वो हमारे पास आएंगी। सो इससे हटके तीसरा कॉन्सेप्ट है एस्थेटिक एंड रीजनरेटिव गायनेकोलॉजी, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एस्थेटिक एस्पेक्ट की बात करते हैं। अब बिल्कुल सीधे शब्दों में समझाऊं तो सपोजिटली द फीमेल इज़ नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द कलर ऑफ द वल्वा, मे बी डार्क हो सकता है, जो भी, तो शी इज़ नॉट हैप्पी। जैसे कि
you are not happy with the color of your skin, so there are skin lightening procedures, Laser face के treatments लिए, yes, available laser होते हैं। treatments and everything. Similarly, क्योंकि ये सब अभी तक जो कॉस्मेटिक का पार्ट था वो फेस से रिलेटेड या बॉडी रिलेटेड था, पर कई फीमेल्स, आई हैव माई सेल्फ पर्सनली मेट फीमेल्स हु आर नॉट वेरी हैप्पी विद द कलर ऑफ देयर वल्वल एरिया, वो भी डार्क है बट वो कोई अभी तक उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, तो वो एस्थेटिक पार्ट एस्थेटिक गायनेकोलॉजी में आता है, बिकॉज ऑब्वियसली कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट दे डोंट ट्रीट दैट पार्ट. सिमिलरली स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो अगर पेट में है, हाथ में है, तो वहाँ तक तो सब बात कर रहे थे, बट वो कई बार वल्वल एरिया में भी होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे, वो एस्थेटिक पार्ट है. रीजेनरेटिव में जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का. अगर हम उसके इंसिडेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट हर फीमेल को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है पोस्ट 40. कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, नॉट ट्रबलिंग लाइफस्टाइल और सिवियरली अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, किसी भी रेंज में हो सकता है, लेकिन होता ज़रूर है. उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं करता था, क्योंकि लोग मानते थे कि ये सभी को होता है. एवरी फीमेल इज़ एन एक्सेप्टेंस कि अरे तो सभी को होता है, मम्मी से पूछो उन्हें भी होता है, दीदी से पूछो उन्हें भी होता है, फ्रेंड से पूछो उन्हें भी होता है, तो ऐसे ही लाइफ चल जाती है. लेकिन इफ़ इट इज़ रियली अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, कि आप पेशेंट्स हैव कम टू मी कि वो फीमेल कह रही है कि मैं तो कहीं जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि जैसे ही बाहर जाऊँगी 1 घंटे बाद मुझे वॉशरूम ढूंढना पड़ेगा, अब कहाँ जाऊँगी वॉशरूम, तो मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ. सो इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. तो ये एस्पेक्ट हमारा रीजेनरेटिव गायनेकोलॉजी में आता है, जिसमें हम लेज़र ट्रीटमेंट से, सर्जिकल ट्रीटमेंट से, PRP से उनके जो इनकॉन्टिनेंस है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस मिक्स भी हो सकता है, उनको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट कम करने की बात करते हैं. तो ये एस्थेटिक एंड रीजेनरेटिव गायनेकोलॉजी के कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं. इसमें हाइमेनोप्लास्टी भी आता है, लेबियाप्लास्टी भी आता है, वजाइनोप्लास्टी भी आता है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, सो व्हाई डू यू थिंक कि अभी जो कॉस्मेटिक्स का इतना फोकस है, लाइक या ग्रोथ कह लो, वो एकदम से लाइक बूस्ट पे है अभी? हाँ, क्योंकि थोड़ा सा एरा बदला है. अब लोग अपने वेलनेस के बारे में ज़्यादा कंसर्न है, हैप्पीनेस के बारे में, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में ज़्यादा कंसर्न है. कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी, शी इज़ अ डॉक्टर हर सेल्फ, रेडियोलॉजिस्ट हर सेल्फ, और शी इज़ ऑल्सो लाइक 40, अराउंड 40, एंड वो कह रही है कि जब से मुझे याद है तब से आई एम नॉट एबल टू जिम, आई एम नॉट एबल टू एक्सरसाइज in any form, I'm not able to even wear tight clothings because of the size of her labias, क्योंकि वो कुछ उनका प्रॉब्लम है, तो one is larger, तो वो अभी तक मान रही थी कि इट इज़ ओके, इट इज़ नॉर्मल, सबका ही ऐसा होता होगा, किसी को भी है, जैसे एक कान बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, किसी की कुछ बॉडी में भी एसिमेट्री हो सकती है, तो पीपल आर इन एक्सेप्टेंस. धीरे धीरे लोग अपने फेशियल एसिमेट्री या जो भी कह लो कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ देयर कलर और वट एवर, तो वो उसको चेंज कर रहे हैं. तो सिमिलरली ये भी अवेयरनेस बढ़ने की वजह से मतलब probably 25 years of her life she was living like that. Now yesterday she came to me कि इसका हम कुछ कर सकते हैं, और कर सकते हैं. लेबियाप्लास्टी से हम लेबिया का साइज़ छोटा कर सकते हैं एंड ड्रास्टिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ को बदल सकते हैं. सो आई थिंक अवेयरनेस बढ़ रही है, इसकी वजह से लोग थोड़ा आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके. ओके, मतलब अब बेसिकली ये हो गया कि अब काम चलाओ नहीं चलेगा, आप अपने हिसाब से जो है अपनी वेलनेस पे ध्यान दें थोड़ा सा. ये अब जो है अवेयरनेस थोड़ी सी पढ़ रही है, हो रही है लोगों में. ओके, सो सिंस आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं, एंड एक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक होता है कंसेप्शन सभी के लिए जो कपल्स हैं, तो आई गेस अभी जो ट्रेंड है वो ये है कि इनफर्टिलिटी इज़ ऑल्सो ऑन द राइज. लाइक दे आर रिपोर्ट्स कि वाई क्रोमोसोम डिसअपियर हो रहा है एंड अदर प्रॉब्लम्स जो होती हैं सभी को. सो व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेस, लाइक बोथ इन मेन एंड वुमेन एज वेल? सो वैसे अगर हम डिटेल में जाएं तो लिस्ट है मेल इनफर्टिलिटी की भी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी की. यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो वो तो एजेस से इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ नोन हैं वो तो है ही. अगर हम ये बात करें कि अचानक से अभी पिछले 10, 20, 30 सालों में ऐसा क्या हो गया है कि इनफर्टिलिटी ऑन द राइज हो गई है और इतने ज़्यादा इनफर्टिलिटी सेंटर्स हम देखेंगे आ गए हैं, तो अगर उसकी बात करें तो मैं ये कहूँगी कि आई एम नॉट श्योर वेदर इनफर्टिलिटी एक्चुअली हैज़
द इंसिडेंस हैज़ रिजन, बट ये ज़रूर हम बात कर सकते हैं कि लेट मैरिजेस एंड लेट प्रेगनेंसीज हो रही हैं। तो जब लेट हो रहा है तो जो पेशेंस लेवल है, सपोजिटली किसी की शादी 22-23 साल में हो जाती है, तो वो 25, 26, 27 तक भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, सो बहुत ऐसा परेशान वो नहीं होते, क्योंकि सबको ये पता है कि अरे 30 साल तक भी चल जाता है, 35 साल भी चल जाता है। अब अगर किसी की शादी ही 32 पे हुई है तो वो तो ऑलरेडी बहुत लेट चल रही है एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। तो जो पेशेंस लेवल है वो भी बहुत कम हो गया है। नो क्विक चाहिए, अभी शादी हुई है, अगर मुझे प्रेगनेंसी करनी है द वेरी नेक्स्ट साइकिल मुझे प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। तो वो भी एक फॉल्स स्यूडो इनफर्टिलिटी वाला मतलब एस्पेक्ट भी आ गया है कि एक साल हो गया है शादी को, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई। इट्स ओके, इट कैन बी, द बॉडी कैन टेक टाइम, बट ये जो चीज़ें हैं वो बदली हैं। द एज ऑफ मैरिज, थोड़ा पेशेंस लेवल कि जल्दी प्रेग्नेंट होना है। एंड थर्ड ऑफ कोर्स, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। काफ़ी हद तक लोग सीडेंट्री, मॉडरेट सीडेंट्री वाले लेवल पे ही जी रहे हैं। स्लीप वेक पैटर्न बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। पहले जो हम कहते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट लगता है, बट इट इज एक्चुअली ट्रू। या इट इज़ ट्रू, एटलीस्ट अगर आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करते हैं वो अभी भी वैसे ही चल रही है। तो लेकिन ये सब चेंज होने की वजह से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होने की वजह से ओव्यूलेशन एंड फर्टिलिटी में अफेक्ट तो हो रहा है। वेदर इट इज़ एक्चुअली कॉजिंग इनफर्टिलिटी, इट मे बी अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च, बट इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है टू गेट प्रेग्नेंट, जो एज इनफर्टिलिटी प्रिडिक्ट हो रहा है। फिर डेफिनेटली बहुत सालों से यही कॉन्सेप्ट है कि 40% मेल 40% फीमेल इनफर्टिलिटी कॉजेज होते हैं, 30% स्टिल आर अननोन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं बदला है, लेकिन ये जो एड ऑन फैक्टर्स हो गए हैं इसकी वजह से डेफिनेटली फर्टिलिटी में थोड़ा फ़र्क तो आया है। ओके, सो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ऑफ कोर्स नहीं बदल रही है हमारी। सो आइडियल एज क्या होगी लाइक फॉर मैरिज एज वेल एज कंसेप्शन के लिए? ओके, सो मैरिज तो डेफिनेटली एक बहुत ही नॉन पर्सनल मैटर है, हाँ पर्सनल मैटर है, साइंटिफिक हम उसे नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली इट्स अ प्रूवन फैक्ट दैट आफ्टर द एज ऑफ 30 years the ovarian reserve decreases and the quality of ova also decreases। तो जब भी फीमेल एज 30 होगी उसके बाद उसके जो, क्योंकि हम ये पता नहीं कितने लोग जानते हैं जो मेडिकल फील्ड से डेफिनेटली जानते हैं, नॉन मेडिकल फील्ड वाले नहीं जानते, तो मैं बता दूं कि जो फीमेल जब उसका बर्थ होता है तो वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ फॉलिकल्स के साथ उसकी ओवरी है, पैदा हुई है। लाइक देयर आर 3 जनरेशंस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। यस, एक मदर के अंदर अगर इफ शी इज प्रेग्नेंट तो 3 जनरेशंस हैं। एब्सोल्युटली, तो वो वैसे ही है। तो अब ये जो भी लिमिटेड नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैं, हर महीने इनमें से एक फॉलिकल ओव्यूलेट करेगा, अगर हर महीने ओव्यूलेशन होता है। एंड कंसिडरिंग अ रिप्रोडक्टिव स्पैन फ्रॉम like 14 years to 45 years, हम ऐसा मानते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 फॉलिकल्स ही ओव्यूलेट होंगे। बाकी जितने भी फॉलिकल्स हैं वो अपने आप डीजनरेट होते हैं, जिन्हें हम फॉलिकुलर एट्रेजिया कहते हैं। तो ये एक ओवेरियन साइकिल है एक फीमेल की। इसके साथ बहुत कुछ इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है कि फीमेल का वेट क्या है, फीमेल का जो बाकी फिजिकल जो लाइफस्टाइल है वो क्या है, सर्काडियन रिदम जो बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, ये सब अफेक्ट करते हैं ओव्यूलेशन को। एंड क्वालिटी ऑफ ओवा इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द एज ऑफ द फीमेल। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से आफ्टर 30 देयर इज़ डिक्लाइन इन दी ओवेरियन रिजर्व, यानी कि जितने फॉलिकल्स बचे हैं, एंड द क्वालिटी ऑफ ओवा। तो धीरे धीरे द चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट कम होंगे, जो ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं आफ्टर 40 years। तो 40 years के बाद स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन, खुद से प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए आइडियल एज ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट अगर हम माने तो इट शुड बी बिफोर 30, बट ऐसा नहीं है कि 30 के बाद सभी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देन धीरे धीरे विथ एवरी पासिंग ईयर द चांसेस विल डिक्रीज। ओके, सो लाइक अभी एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, फ्रीजिंग द ओवम्स। सो रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी, डॉक्टर तनाया, लाइक जो इंस्टाग्राम पर उनका यूज़र नेम है डॉक्टर क्यूटेरस।
सो लाइक फन रील्स बनाती हैं काफ़ी. सो उन्होंने एक सीरीज शुरू करी थी, अंडे होंगे ठंडे. लाइक हाँ, काफ़ी कैची नेम था उनका, इंटरेस्टिंग था. सो थ्रू दैट कि उन्होंने अपने ओवम्स जो हैं फ्रीज कराए हैं. सो ये जो मेथड है वो कितना वायबल है, कितना इफेक्टिव है, एंड किनको ये कंसिडर करना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया कि आफ्टर 30 क्वालिटी ऑफ योर ओवम एंड द ओवेरियन रिजर्व डिक्रीजेस, तो डेफिनेटली जो बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं, यू नेम इट, जो भी फीमेल सेलिब्रिटीज़ हैं, सभी ने अपने ओवम्स को फ्रीज कराया हुआ है. तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है और डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके जो अच्छे ओवम होते हैं 25-26 की एज में, आप उन्हें रिट्रीव करा के फ्रीज करा सकते हो, और फिर जब आप चाहोगे उसे प्रेग्नेंट होना, अगर आप चाहते हो, तो आप उन ओवम को, फ्रीज ओवम को यूज़ करके प्रेग्नेंट हो सकते हो. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम डेफिनेटली ये है कि एक्सपेंसिव एस्पेक्ट है. कितना कॉस्ट होगा डिपेंड करेगा कितने फ्रीज करा रहे हो आप, कौन लैब आपकी फ्रीज कर रही है, सो इट विल वेरी. पर ये एक एक्सपेंसिव अफेयर है, तो सबके लिए अवेलेबल ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली है. फिर भी कितना एक्सपेंसिव है? आई हैव रियली नो आइडिया, क्योंकि मैं ये नहीं करती हूँ, Okay. तो इट डिपेंड्स ऑन द लैब. तो लेकिन डेफिनेटली एक महंगा है. एक एवरेज इंडियन को अगर आप मानोगे तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये भी नहीं श्योर हो ना कि आप कितने साल के लिए फ्रीज कराओगे. 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, डिपेंड्स आप कब प्रेग्नेंट होना चाहते हो. सेकेंड बात ये है कि ओवम फ्रीजिंग इज नॉट अ गारंटी दैट यू विल बी प्रेग्नेंट, और आपको प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि सिर्फ अंडे पे प्रेगनेंसी नहीं होती. यू नीड अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी यूट्रस, अ हेल्दी पार्टनर, सो मेनी अदर फैक्टर्स. तो क्या इतना पैसा इन्वेस्ट करके अगर मैं 100% फिर भी श्योर नहीं हूँ कि मैं प्रेग्नेंट होंगी, तो वेदर दिस मनी इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग, ये भी एक इसका एस्पेक्ट है जो इंडिविजुअल पर्सन को समझना होगा. और हो सकता है कि मैं 25 की एज में फ्रीज कराऊं और 31 की एज में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, फॉर एग्जांपल टाइमली मैरिज हो गई, वट एवर. सो वो तो मैं शायद स्पॉन्टेनियसली भी हो जाती. तो फिर वो जो मैंने 5 साल पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, क्या वो इन्वेस्ट करने लायक था? तो ये सारे वजहों से ओवम फ्रीजिंग अभी हर किसी के लिए एक ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू इंडिविजुअलाइज योर मतलब लाइफ, कि आप कैसे उसको यूज़ कर पाओगे नहीं. एंड देन ऑफ कोर्स आपको उन फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स जो ये करते हैं उनसे मिल के बात करके आपको ये इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. सो हमने जो है अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की. सो ऑफ कोर्स एक जेनेटिक काउंसलिंग भी उसका पार्ट होती है. सो कैन यू शेड सम लाइट ऑन दैट? हाँ, जेनेटिक काउंसलिंग तो डेफिनेटली, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल को देख के तो हम नहीं बता सकते कि इसमें कोई सिंड्रोम होगा, अनलेस एंड कि कोई बहुत मेजर सिंड्रोम है. माइनर बहुत सारे मास्क सिंड्रोम होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स के लेवल पे होते हैं, जो फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं. लेकिन क्या सबकी जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए? क्या सबकी जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए? तो इन अ कंट्री लाइक आर्स, जहाँ हम ऑलरेडी मोर देन 150 करोड़ हो गए हैं, और जहाँ पे रिसोर्सेज एक्चुअली में बहुत लिमिटेड है इवन टू प्रोवाइड एंटीनेटल केयर टू प्रेग्नेंट फीमेल, वहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक टेस्टिंग एक ऑप्शनल ही मतलब सब्जेक्ट है. इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग. सबको करा के हम उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाएंगे. तो किनको कराने चाहिए? जिनको प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, और या फिर जिनके रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हुए हों, बार बार अबॉर्शंस हुए हों. ऐसे ही कपल्स की जेनेटिक टेस्टिंग हम लोग अभी करते हैं. बट एज एन इंडिविजुअल क्या मैं करा सकती हूँ, क्या मुझे करानी चाहिए? अगर आप कराना चाहते हो डेफिनेटली आप करा सकते हो. बट एडवाइस जनरली हम उन्हीं को करते हैं जिनमें हमें सस्पिशन होगा कि इनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम. ओके, आई गेस अभी जो सारे ही मेडिकल फील्ड्स हैं उनमें काफ़ी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं. सो गायनेकोलॉजी में अभी रिसेंट में कौन से एडवांसेस आए हैं, एंड सम एडवांसमेंट्स जो फ्यूचर में आप देखना चाहेंगे? एडवांसमेंट्स तो डेफिनेटली, जैसे हम इनफर्टिलिटी की भी बात करें, ये भी एक एडवांसमेंट था, अब उसका बहुत एक बूम आ गया है. इसके अलावा जो एस्थेटिक एंड रीजेनरेटिव गायनेकोलॉजी है, ये एक अपकमिंग ब्रांच है. फिर रोबोटिक्स का, सर्जिकल जो रोबोट्स का रोल आ चुका है, वो एक एडवांसमेंट हमारी भी फील्ड में हुआ है, स्पेशली इन कैंसर वाला ऑन्कोलॉजी जो पार्ट है.
तो उसमें रोबोटिक्स सर्जरीज जो है वो एक एडवांसमेंट हुआ है। तो इस तरीके के एडवांसमेंट हमारी फील्ड में भी हुए हैं। और क्या मैं देखना चाहूँगी, तो मैं तो वापस ही जाना चाहूँगी। मैं जो हाल हमारे देश में प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का है या प्रेग्नेंट फीमेल्स का देखती हूँ, तो मुझे तो अभी भी लगता है कि शायद आगे से ज़्यादा हमें वापस पीछे जाने की ज़रूरत है और एंटीनेटल केयर पे ही हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज़ हमारी जो फीमेल्स हैं वो अभी भी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो कि सिर्फ इस वजह से है कि उन्हें टाइम पे डॉक्टर नहीं दिखाया गया, मतलब एंटीनेटल चेकअप नहीं हुआ या वो टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई, उसकी वजह से या तो उनका बच्चा चला गया या मदर की डेथ हो गई या दोनों ही चले गए। तो अभी भी मुझे लगता है कि ऑब्स्टेट्रिक्स में ही एडवांसमेंट में देखना चाहूँगी कि हर फीमेल को सही सलाह, सही केयर और सही टाइम पे हॉस्पिटल मिले। यही मेरा गवर्नमेंट आई गेस काफ़ी ट्राई भी कर रही है आशा और ये सब के थ्रू अवेयरनेस फैलाने की एएनसी को लेकर। तो एएनसी एक्चुअल में है क्या? सो एएनसी इज़ एंटीनेटल केयर। और डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, मतलब इतनी कि आप काउंट भी नहीं कर पाते। हाँ, एक actually रिसेंटली में पीएसएम जो सब्जेक्ट था उसमें हाँ। इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिसीज काइंड, सो जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, मतलब प्रधानमंत्री ICDS, यू नेम इट। और मतलब इतनी है कि आप खुद किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछोगे वो उनको नहीं नहीं पता होगा एक्चुअली में। लेकिन सी वही जैसे हम कहते हैं ना कि पॉलिसी बन तो जाती है, सारी प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है, वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने भी अपनी फील्ड में इतने जगह काम कर लिया, मैंने कॉरपोरेट में भी काम कर लिया, एक हाई क्लास पेशेंट्स भी देखे, पुअर से पुअरेस्ट भी देख लिए। सारा प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस का। ऐसे नहीं है कि गरीब को या अमीर को किसी को भी ये पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास जाना है। प्रॉब्लम ये है, बच्चे तो हमेशा से हो रहे थे, हमारे भी बच्चे हुए हैं, सब घर में हुए हैं, 10 बच्चे हुए थे, 12 बच्चे हुए थे, सब घर में हुए थे, सब ठीक है। मतलब अभी भी इस एरा में भी अभी ही हमारे पास 1 महीने पहले एक कपल आता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है और मैं फीमेल को ये कह रही हूँ कि तुम हर महीने अस्पताल क्यों नहीं आती हो, या जब तुम्हें बुलाते हैं तब क्यों नहीं आती हो। तो पीछे से उसका हस्बैंड आता है और कहता है कि हमारी अम्मी के तो 15 बच्चे हुए और सारे घर में हो गए और वो तो अस्पताल नहीं गई, तो इसको क्यों अस्पताल आना है। तो ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस। रियलाइज नहीं करते कि कितना भी वैल्यूबल हो गया ये सब चीज़ें। हाँ, कितना क्योंकि इम्पोर्टेंस है अम्मी इनका। का लाइफस्टाइल अलग था, अम्मी अलग जीवन जीती थी। अब बहुत चीज़ें बदल गई, खान पान से लेके हेल्थ, एवरीथिंग। अभी हमने थोड़ी एवरीथिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, व्हेन यू आर स्लीपिंग, व्हाट आर यू डूइंग, इतना सब कुछ बदलने के बाद जो नहीं बदला है वो है हमारा ये मानना कि बदल गया है। एक्सेप्टेंस काफ़ी कम है लोगों में। यस, तो वो प्रॉब्लम है। तो इस वजह से एंटीनेटल केयर, जैसे हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में मिलने वाली जो केयर है वो सबको ये पता है कि 2 टेटनस के टीके लगने हैं बस। इसके अलावा आयरन कैल्शियम की गोली फ्री में गवर्नमेंट आशा घर घर जाके दे रही है। पर आई गेस मैंने ये भी सीखा है कि जो फ्री में मिलता है उसकी वैल्यू नहीं है, चाहे वो डॉक्टरी कंसल्टेशन हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आयरन फोलिक की गोलियां, जो भी फ्री में मिल रहा है वो तो बेकार है। जब पैसे दे के मिलेगा तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यस, तो गवर्नमेंट फ्री में डिलीवरी करा रही है, फ्री में करा नहीं रही, पैसे भी दे रही है, 5-6 हज़ार रुपये गवर्नमेंट खुद दे रही है कि आपने बच्चा पैदा किया, हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरी आप करवाओ, इंस्टीट्यूट, तो उसकी भी वैल्यू नहीं है, वो घर में डिलीवरी कराएंगे। तो दैट इज़ व्हाट आई फील, द प्रॉब्लम इज टू मच इज बीइंग सर्व्ड एट अ वेरी लो प्राइस, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो रिसेंटली जो है लाइफस्टाइल चेंजेस, ऑफ कोर्स हमने बहुत बात करी है इनके बारे में, लाइक PCOD हो गया, ये सब हो गया। हाउ NCDs आर ऑन द राइज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइक सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी चीज़ें जो हैं, हाउ आर दे ऑन द राइज एंड हाउ वन कैन प्रिवेंट कि हमें ना हो, और डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है, क्योंकि इसको लेके अवेयरनेस तो बड़ी है। कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। सर्वाइकल कैंसर और बाकी कैंसर्स को लेके थोड़ा अभी भी उतना नहीं है, लेकिन हाँ अवेयरनेस बड़ी है, पेशेंट्स आते हैं कि क्या करना है, कैसे बच सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का तो मैं ये कहूँगी कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है,
जैसे हम बहुत बहुत बार इसके टीवी कमर्शियल से लेके सोशल मीडिया सब में है कि आप खुद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए, अगर आपको कहीं पे कुछ नोड्यूल सस्पिशियस कुछ भी लग रहा है, यू कैन मीट द डॉक्टर। तो वही ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड है कि अगर कुछ खुद डाउटफुल लग रहा है, आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। बहुत कुछ नहीं है, या तो मैमोग्राफी होगी विच इज़ द एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, और अल्ट्रासाउंड होगा, काफ़ी हद तक उसमें ये आ जाता है। द प्रॉब्लम इज़ अबाउट सर्वाइकल कैंसर, और जिसे हम यूट्रस का कैंसर कहते हैं या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं, उसको रिलेटेड थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि खैर एंडोमेट्रियल कैंसर तो हमारी इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है भी नहीं। लेकिन क्या होता है कि एंडोमेट्रियल कैंसर के जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक वैसे ही होते हैं कि जैसे नॉर्मल पीरियड्स आ रहा है, तो अगर नॉर्मल पीरियड्स ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो वो बहुत श्योर नहीं है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, तो इसलिए थोड़ा सा उसको पहचानने में लेट हो सकता है। अगर हम सर्वाइकल कैंसर, जिसे हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की भी बात करते हैं, बहुत ही कॉमन है इंडियन पॉपुलेशन में, और उसका मतलब उसमें मुझे दुख इस बात का होता है कि उसकी स्क्रीनिंग अवेलेबल है, आपको सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, हार्डली 500-600 का उसका एक टेस्ट होगा, वो कराना है, और आप काफ़ी हद तक फ्री हो सकते हो 3 से 5 साल के लिए। कि इसमें कोई मतलब बहुत महंगा टेस्ट हो रहा हो या कहीं देश विदेश जाके कुछ कराना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं। आपके नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना है, वो एक टेस्ट ले लेंगी। 2-3 टेस्ट अवेलेबल हैं, या तो एक सिंपल आप प्लेन 500 रुपीज़ का एक सेल्फ साइटोलॉजी टेस्ट करा लीजिए। उससे थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो हम HPV, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर कराता है, उसकी भी टेस्टिंग कर लेंगे, वो भी अंडर 2000 हो जाता है, एंड यू आर फ्री फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो वो अवेलेबल होने के बावजूद पेशेंट्स या तो आते नहीं, या वो उसका प्राइस सुन के उन्हें लगता है कि अरे ये तो क्या ही फ़ायदा हुआ इसका, मतलब इसमें ये तो नहीं आ रहा है कि इसमें कैंसर, ये तो उन्हें वेस्ट ऑफ मनी लगता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आते ज़रूर है, पर या तो टेस्ट कराते नहीं, या टेस्ट की रिपोर्ट देख के डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये काफ़ी एक एस्पेक्ट है अब हमारे यहाँ पे कि ये कुछ निकला नहीं दे, लेकिन विश करते हैं कि हाँ कुछ निकल जाए तो पैसे बेटर होता। हाँ, एब्सोल्युटली। ओके, सो अब हम मूव करेंगे हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ, एंड आफ्टर दैट हम जो है क्लोज करेंगे हमारे इस एपिसोड को। सो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको बस एक ही रूल है कि जो सबसे पहले आपको दिमाग में आए वो बोलना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि 2 गुड एंड 2 बैड थिंग्स फॉर योर मेंस्ट्रुअल हेल्थ। सो 2 गुड इज़ ऑफ कोर्स फॉलो योर बायोलॉजिकल रिदम, सर्काडियम रिदम, तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक रहे, एंड एज फार एज पॉसिबल फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड फूड, वो सब। एंड 2 बैड थिंग्स आर डोंट प्ले विथ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज देयर आर टू मैनी इंसिडेंसेस जहाँ मैंने देखा है कि लोग मेंसेस को प्रीपोन कराते हैं, पोस्टपोन कराते हैं, पूजा है, शादी है, तो साइकिल्स के साथ तो डोंट डू दैट, दैट्स नॉट गुड। एंड सेकेंड इज मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का जो यूसेज है उसके लेके भी अवेयरनेस नहीं है, पीपल आर स्टिल यूजिंग क्लोथ्स, तो वो ना यूज़ करके जो अच्छे गुड प्रोडक्ट्स हैं जो आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके यूज़ देम। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस अ मदर शुड टेक ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस, यही मेरा एक वो है कि अगर जब बुलाएं तो दीदी प्लीज़ जाओ डॉक्टर के पास। वो बुला रही है, यू डोंट बिलीव, आई कॉल माई पेशेंट्स कि तुम्हारा टाइम हो गया, और वो आते नहीं है। सो वॉट एवर इज़ द एडवाइस, फॉलो योर एडवाइस, ये आपको करना है। इवन आफ्टर डिलीवरी दे रन अवे, ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल ने उन्हें बांध के रखा था, जैसे ही छुट्टी हुई वो गायब हो गए। तो आई कॉल माई पेशेंट्स, अरे तुम्हारा स्टिच रिमूवल होना था, कम बैक, इट्स नॉट कि एक बार स्टिच लगे और लाइफ लॉन्ग आपके। तो फॉलो योर एडवाइस, कम टू योर डॉक्टर, एंड ऑफ कोर्स फॉलो अ गुड डाइट पैटर्न, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर बेबी। ओके, एंड लास्टली अ पॉलिसी दैट वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट एंड व्हाई। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, मेरा बहुत दिल में दर्द होता है हमारे देश में प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं उनको लेके, तो यही मेरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट मैं करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 एक्सेप्ट दैट with changing world, the pregnancy and pregnancy related care has also changed, so you have to go to the doctor, you have to take supplements, you have to follow the doctor's advice. Doctor लुटेरे नहीं है, they are not there to rob you. So that is what I want to implement. So thank you so much for this episode, and before closing मेरा एक last question आपसे ये रहेगा
कि आपने लाइक पूरे अपने जो करियर है उसमें काफ़ी केसेस देखे होंगे, तो एक कोई ऐसा केस जो आपके लाइक हार्ट के काफ़ी क्लोज हो? हाँ, इफ़ वी हैव टाइम आई कैन शेयर टू इंटरेस्टिंग. सबसे पहला इंटरेस्टिंग मैं बताती हूँ कि आई वॉज पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजगढ़ एंड हमने एक दोपहर में सिजेरियन करा और मैं फिर अपना घर चली गई. एंड इन द इवनिंग अराउंड 7 आई गेट अ कॉल फ्रॉम द सिस्टर कि पेशेंट का पेट बहुत फूल रहा है डॉक्टर. और यूजुअली इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजगढ़ देर वॉज अ पॉलिसी टू रेफर द पेशेंट्स टू भोपाल मेडिकल कॉलेज इफ़ देर इज़ एनी कॉम्प्लिकेशन. सो एवरीथिंग वॉज फाइन. मतलब आई वॉज नॉट एंटिसिपेटिंग एनी प्रॉब्लम विद द पेशेंट, बट आई गेट अ पैनिक कॉल फ्रॉम सिस्टर कि पेशेंट का पेट बहुत फूल रहा है और हम पेशेंट को भोपाल भेज रहे हैं. तो अगर आप आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम पेशेंट को भोपाल भेज रहे हैं. सो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि ऐसे कैसे पेट फूल रहा है, व्हाट हैज़ हैपन. क्योंकि पेट फूल रहा है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इज़ मतलब पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, देयर इज़ सम ब्लीडर जो ब्लीड कर रहा है और हो सकता है कि पेशेंट कैन गेट क्रिटिकल एंड एट टाइम्स वी मे लूज द पेशेंट ऑल्सो. तो मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था. तो मैंने पेशेंट सिस्टर से कहा कि ठीक है मैं आ रही हूँ, आप अपना प्रोसेस तो करो ही, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड. मैं वहाँ जाती हूँ, मैं देखती हूँ, सब कुछ देखा वेखा. तो मैंने पेशेंट सिस्टर से कहा कि आपने पेशेंट का कैथेटर बदला, फोलिस कैथेटर बदला है, ये यूरिन आउटपुट कब से है. तो सिस्टर ने कहा कि हाँ ये तो ओटी से ही है, मतलब हाँ ठीक है, मतलब शी वॉज नॉट श्योर. तो ऐसे ठीक है तुम एक बार लाओ फोलिस, हम दूसरा डालते हैं. एंड मैंने वो वाला फोलिस कैथेटर निकाला और दोबारा एक फोलिस कैथेटर डाला. एंड मेरे देखते देखते पेशेंट के जो पेट है वो कम होते जा रहा है एंड देयर इज 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन. So it was not the abdomen, it was the urinary bladder because of the blockage of the Foley's catheter. और वो देखते देखते within 10 minutes everything is settled down and patient, मतलब तो द लेसन दैट आई लर्न एंड आई टीच माई पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑल्सो कि ऐसा कोई भी केस पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का अगर है, चाहे उसका पेट फूल रहा है, चाहे उसके पेट में दर्द हो रहा है या उसका यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, बिफोर गेटिंग पैनिकी उसका फोलिस चेंज करो. उसके यूरिन में प्रॉब्लम है, उसका यूरिन नहीं बह रहा है. सो दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग केस. और एक थोड़ा क्रिटिकल केस था जिसका आई फील गुड अबाउट ऑल्सो कि एक पेशेंट हमारे पास आई, शी वॉज 3rd टाइम प्रेगनेंट विथ 2 प्रीवियस फीमेल्स एंड बड़ी बड़ी लड़कियां थी, मतलब बड़ी इन द सेंस 14 years 12 years, एंड शी कंसीव्ड आफ्टर अ लॉन्ग गैप एंड शी वाज अराउंड 35-36. और वो हमारे पास कभी पहले नहीं आती है, सीधे इमरजेंसी में आती है. एंड पेशेंट्स बीपी वाज समथिंग लाइक 190-120 और बहुत ज़्यादा इडिमा है पेशेंट की बॉडी में एंड शी वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन. जब हम एक्लेम्शिया सस्पेक्ट करते हैं तो हम एडमिट करते हैं, उसका सारा होता है एंड शी वाज नॉट टर्म, मतलब उसका पूरा प्रेगनेंसी नहीं हुआ था, 7-7.5 महीने की प्रेगनेंसी थी. बट वी सेड कि ये तो शी इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन, हमें पेशेंट का सिजेरियन करके इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सेव द पेशेंट. तो हमने फटाफट जो भी हम करते हैं वो किया, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किए, प्लेटलेट FFP वॉटेवर हमने ट्रांसफ्यूज़ किया. पेशेंट के जो इन्वेस्टिगेशंस में बहुत ज़्यादा डिरेंज्ड पैरामीटर्स हैं, लिवर फंक्शन, किडनी, क्रिएट भी बढ़ा हुआ है, बहुत सारा कुछ डिरेंज था. तो पोस्ट ऑपरेटिवली वी वर नॉट वेरी श्योर व्हाट विल बी द आउटकम, बट इवेंचुअली धीरे धीरे हमने पेशेंट्स को जो भी उसके ब्लड कंपोनेंट्स लगाए, क्रायोप्रेसिपिटेट जो बहुत इजीली नहीं मिलता है वो भी मंगाया गया एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली. लाइक 1 bag ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट कॉस्ट्स अराउंड 10,000 और ऐसे हमने 10 bags एट अ स्ट्रेच लगाया. लाइक 1 lakh का तो एक ही कंपोनेंट का ट्रांसफ्यूजन हुआ. एंड इंक्लूडिंग दिस वी ट्रांसफ्यूज अराउंड 27 units ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स. सो वी वर नॉट श्योर हम पेशेंट को ट्राली से बचा पाएंगे, इतना मैसिव ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो. लेकिन थैंकफुली 7th-8th डे पोस्ट ऑपरेटिवली बाय ऑफ कोर्स आई विल से गॉड्स ग्रेस, क्योंकि ये इसका सारा क्रेडिट आप नहीं ले सकते, किसी भी मोमेंट में किसी से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है एंड एट टाइम्स वी कैन लूज द पेशेंट ऑल्सो. बट पेशेंट रिकवर्ड, उसका बच्चा भी बच गया, हालांकि बहुत प्रीटर्म था बट बच्चा भी बचा. पेशेंट रिकवर्ड एंड 8th डे वी डिस्चार्ज द पेशेंट विदाउट एनी फर्दर, मतलब जो भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं. कई बार माइनर यही भी हो जाता है कि स्टिच लाइन ही नहीं हील कर रही है और पेशेंट 1 महीने तक पड़ी हुई है, लेकिन पेशेंट 8th डे घर चली गई. फिर फॉलोअप में वो 1 महीने बाद हमारे पास फिर आई एंड शी वॉज वेरी वेरी फाइन एंड विथ नो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन. सो आई रिमेंबर दैट केस, क्योंकि जब तक वो पेशेंट घर नहीं चली गई 7th-8th डे एवरी डे आई यूज टू फील कि पता नहीं वूंड तो नहीं खुल जाएगा, मतलब बाकी सब तो हमने बचा लिया है. हाँ कि मतलब पता नहीं क्या होगा, आज टाँकों में से पानी तो नहीं आ जाएगा, आज कुछ और तो नहीं हो जाएगा.
But everything went well, and the patient went home and she came back also. Pooja was her name, I still remember her name also. तो and she was of course very happy. और मतलब as a doctor also I felt happy कि सही टाइम पे सही चीज़ हुई and everything went well and we could save the patient. थैंक यू सो मच मैम, आप ऑफ कोर्स आए पॉडकास्ट पे, एंड हमने बहुत सारे और भी पॉडकास्ट प्लान कर रखे हैं आपके साथ, तो हम थोड़ी सी देर के लिए और आपको यहाँ पे रोक के रखेंगे. थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन, एंड बहुत मज़ा आ रहा है इसको करने में. ऑफ कोर्स हम आफ्टर ब्रेक कंटिन्यू करेंगे, एंड इस एपिसोड के लिए यहीं पे हम लोग यहाँ पे इसको लाइक एक फुल स्टॉप देना चाहेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.